हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। वेलकम बैक माय चैनल टारगेट टीचर जॉब। मैं प्रियंका स्वागत करती हूं आप सभी का आपके अपने चैनल टारगेट टीचर जॉब में। दोस्तों, आज हम बीएड द्वितीय वर्ष इतिहास शिक्षण के विषय में पढ़ेंगे और ये है आपका लेक्चर नंबर 40। तो दोस्तों, यहाँ पर क्वेश्चन पढ़ने से पहले हम आपको इन्फॉर्म करना चाहते हैं कि आपका फर्स्ट पेपर शिक्षण के सिद्धांत एवं विधियाँ और फोर्थ पेपर जनसंख्या शिक्षा एवं पर्यावरण शिक्षा का यूपीएच पूरा कंप्लीट हो गया, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगी। तो दोस्तों, यहाँ पर इसके अलावा आपको इतिहास शिक्षण और भूगोल शिक्षण की भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगी। टेलीग्राम चैनल पर बीएड क्लासेस के नाम से ये सारे लिंक अवेलेबल हैं, तो आपको जहाँ भी सुविधा हो आप वहाँ से अपनी स्टडी कर सकते हैं। तो दोस्तों, चलिए देखते हैं इसमें क्वेश्चन है निबंधात्मक परीक्षण के गुण व दोष। ये आपके डीडी यूनिवर्सिटी 2019, 2012 और 2018 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो चलिए देखते हैं उत्तर। निबंधात्मक परीक्षा। हमारे देश में इस परीक्षा का अधिक प्रचलन है। इसमें बालक के कुछ प्रश्नों का उत्तर निश्चित समय के अंदर निबंध के रूप में देना पड़ता है। तो दोस्तों, जैसा कि आपको पहले से भी पता है कि निबंधात्मक क्वेश्चन और लघु उत्तरीय क्वेश्चन, अति लघु उत्तरीय क्वेश्चन, इस तरह के जो टाइप के क्वेश्चन आते हैं, क्योंकि आप ग्रेजुएशन में और हाई स्कूल, इंटर, इन सब में इस टाइप के क्वेश्चन आते ही आते हैं। तो निबंधात्मक क्वेश्चन में एक निश्चित समय होता है और उस समय के अंदर आपको उत्तर देना होता है, निबंध के रूप में लिखना होता है। इसमें बालकों की अभिव्यंजना शक्ति, सुलेख लिखने की शैली, यहाँ पर अभिव्यंजना शक्ति और सुलेख लिखने की शैली, भाषा आदि का अधिक प्रभाव पड़ता है। यहाँ पर हम देखें, इसके अतिरिक्त इसमें आत्मगत तत्व की प्रधानता रहती है। तो दोस्तों, यहाँ पर बालक अपनी भाषा के माध्यम से, अपने विचारों के माध्यम से अपने भाव को प्रकट करता है और यहाँ पर कहीं ना कहीं आत्मगत तत्व, जो उसके विचार, उसके मन के जो विचार होते हैं, उनकी अधिकता होती है। इस प्रणाली की कटु आलोचना की गई है, परंतु इस आलोचना के होते हुए भी इनको नहीं छोड़ा जा सकता, क्योंकि इसके द्वारा बालक अपने विचारों को व्यवस्थित रूप से व्यक्त करना सीख जाता है। दोस्तों, इसमें इसकी आलोचना भी की गई, लेकिन इसमें इस प्रणाली के कुछ गुण भी ये थे कि इसके माध्यम से बालक अपने विचारों को प्रकट कर सकता है और एक तरह से ये अपने विचारों को व्यवस्थित रूप से प्रकट करता है। कहीं ना कहीं ये जो भी उसके मन के विचार होते हैं, उस उत्तर के प्रति जो भी क्वेश्चन है, वो अपने विचारों को सही ढंग से व्यक्त कर पाता है। इसके अतिरिक्त यह बालकों को आदान प्रदान करने की नैसर्गिक रुचि को संतुष्ट करने में भी सहायता देती है। तो दोस्तों, एक तरह से बालक की जो उसकी प्रकृति है, जो अपने विचारों को प्रकट करने की जो उसकी क्षमता है, उसके माध्यम से वो वहाँ पर निबंध के माध्यम से वो और अच्छे ढंग से अपने विचारों को प्रकट कर पाता है और उस विचारों को प्रकट करके वो संतुष्ट भी होता है। उसके जो भी उत्तर होते हैं, उसमें पक्ष विपक्ष, जो भी समस्या है उससे संबंधित उत्तर को और अच्छे ढंग से वो अपने विचारों के माध्यम से प्रकट करता है। अब हम देखते हैं यहाँ पर निबंधात्मक परीक्षा के गुण। यहाँ पर निबंधात्मक परीक्षा में निम्नलिखित गुण पाए जाते हैं। नंबर 1 पर है, इन परीक्षाओं से छात्रों के भाव व्यक्त क्षमता का बोध होता है। तो दोस्तों, अगर हम बात करें पहले पॉइंट का, तो जो भी छात्र होते हैं वो इस निबंधात्मक परीक्षा के माध्यम से अपने भावों को प्रकट कर पाते हैं। जो भी उनकी क्षमता होती है, जो भी उन्होंने बोध किया, उसे अपने भावों के माध्यम से, अपने विचारों के माध्यम से वो प्रकट करते हैं। नंबर 2 पर हम देखें, ये परीक्षाएं छात्र को पर्याप्त स्वतंत्रता प्रदान करती हैं। और दूसरी बात यहाँ पर हम देखें, जो निबंधात्मक परीक्षाएं होती हैं वो बालक को स्वतंत्रता प्रदान करती हैं, जिसके माध्यम से वो अपने विचारों को प्रकट कर पाते हैं। नंबर 3 पर हम देखें, इन परीक्षाओं से छात्रों की भाषा शैली एवं लेखन कला का ज्ञान होता है। तो दोस्तों, एक तरह से जो बालक के यहाँ पर जो भी छात्रों की शैली है और जो भी उनकी लेखन कला है, किस तरह से वो अपने विचारों को लेखन के माध्यम से प्रकट कर रहे हैं, उन सब का भी यहाँ पर पता चलता है। नंबर 4 पर हम देखें, इन परीक्षाओं के लिए प्रश्न पत्र सरलता से बनाए जा सकते हैं। तो दोस्तों, जो निबंधात्मक
परीक्षाएं होती हैं उनमें प्रश्न पत्र बहुत ही आसानी से बनाए जा सकते हैं, क्योंकि निबंधात्मक प्रश्न अधिकतर ऑप्शनल होते हैं, जिसमें बच्चों को 10 में से 5 क्वेश्चन ही करने होते हैं, या इसके अलावा अधिक भी हो सकते हैं, इससे कम भी हो सकते हैं। तो इस तरह से इसका प्रश्न पत्र बनाना भी आसान होता है। यहाँ पर 5 नंबर पर हम देखें, छात्र इन्हें सरलता पूर्वक समझ लेते हैं। और दोस्तों यहाँ पर जो निबंधात्मक प्रश्न परीक्षा होती है उसमें छात्र प्रश्न पत्र को आसानी से समझ लेते हैं। नंबर 6 पर हम देखें, निर्माण समय तथा धन की दृष्टि से प्रश्न पत्र मितव्ययी होते हैं। तो दोस्तों अगर हम बात करें समय की, तो एक तरह से ये मितव्ययी होते हैं, धन की दृष्टि से भी मितव्ययी होते हैं, क्योंकि यहाँ पर कम पेज में ही क्वेश्चन आसानी से अट जाते हैं। और नंबर 7 पर हम देखें, ये परीक्षाएं समूह परीक्षण के लिए उत्तम है। दोस्तों यहाँ पर अगर हम बात करें, ये परीक्षाएं समूह परीक्षण के लिए उत्तम होती, क्योंकि यहाँ पर समूह के माध्यम से परीक्षाएं ली जा सकती हैं, जिसमें बालक उस उत्तर को अपने भाव और विचारों के माध्यम से प्रकट करता है। तो जैसे ही बालकों में विभिन्नता पाई जाती है, तो बालकों के विचारों में भिन्नता है, उनके व्यक्तिगत भिन्नता, तो एक तरह से वहाँ पर जो परीक्षण होगा वो समूह में होना, समूह के माध्यम से परीक्षाएं कराई जा सकती हैं, कह सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर प्रत्येक बालक अपनी समझ, अपनी बुद्धि, अपने विवेक का प्रयोग करते हुए उत्तर को लिखता है और अपने विचारों को भी प्रकट करता है। नंबर 8 पर हम देखें, ये परीक्षाएं रचनात्मक चिंतन को प्रोत्साहित करती है। तो दोस्तों जहाँ पर निबंधात्मक प्रश्नों की बात करें, तो कहीं ना कहीं यहाँ पर बालक अपनी क्षमता, अपने विवेक, अपनी बुद्धि का प्रयोग करता है और अपनी रचनात्मक क्षमता के आधार पर ही वो प्रश्नों का उत्तर लिखता है। अब हम देखते हैं यहाँ पे 9 पर, यहाँ पर हम देखें 9 नंबर पर है, छात्रों को इन परीक्षाओं के लिए सरलतापूर्वक प्रशिक्षित किया जा सकता है। तो दोस्तों इन परीक्षाओं के लिए छात्रों को आसानी से प्रशिक्षित किया जा सकता है, क्योंकि जो निबंधात्मक प्रश्न होते हैं वहाँ पर शिक्षक के माध्यम से इन उत्तरों को किस तरह से लिखा जाना है उसके लिए शिक्षक डिटेल में बताता है, और कहीं ना कहीं वहाँ पर शिक्षक इस तरह से शिक्षण कार्य करता है जिससे कि छात्रों को स्टेप बाय स्टेप चीज़ों को के बारे में जानकारी हो जाती है और वो अपने उत्तर को आसानी से लिख पाते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर हम देखते हैं अब निबंधात्मक परीक्षा के दोष। तो दोस्तों निबंधात्मक परीक्षा के दोष, ये आपके 2012 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो चलिए देखते हैं इसके निम्नलिखित दोष है। नंबर 1 पर है, निबंधात्मक परीक्षाओं में विश्वसनीयता नहीं होती है। तो दोस्तों एक तरह से अगर यहाँ पर हम देखें तो कहीं ना कहीं इसमें विश्वसनीयता का अभाव होता है, क्योंकि अलग अलग बच्चों के अलग अलग उत्तर हैं और एक तरह से जो ठोस जानकारी वो कहीं ना कहीं पीछे रह जाती है। यहाँ पर हम देखें नंबर 2 पर, निबंधात्मक परीक्षाओं में वैषयिकता होती है। तो अलग अलग तरह से विचारों के प्रकट करने से और साथ ही कहीं ना कहीं वहाँ पर पक्ष और विपक्ष में जो उत्तर होते हैं छात्रों के, वो कहीं ना कहीं एक दूसरे से मेल नहीं खाते और ना ही सटीक उत्तर सारे छात्रों के हो पाते हैं। यहाँ पर हम देखें 2 पर, इन परीक्षाओं की जांच में काफ़ी समय भी लगता है। और जो निबंधात्मक परीक्षाएं होती हैं उसमें समय लगता है, क्योंकि प्रत्येक छात्र के जो भी उत्तर पुस्तिका होती है उसको बहुत ही बारीकी से पढ़ना पड़ता है, क्योंकि सब उत्तर बहुत ही ज़्यादा डिटेल में होते हैं, तो इसमें काफ़ी समय लगता है। नंबर 4 पर हम देखें, इस प्रकार की परीक्षाओं के अतिरिक्त प्रश्न पत्र थोड़े से पाठ्यक्रम तक ही फैले होते हैं, संपूर्ण पाठ्यक्रम से संबंधित प्रश्न नहीं बन सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर अगर हम बात करें तो जो निबंधात्मक परीक्षा होती है उसमें जो प्रश्न पत्र होते हैं वो केवल कुछ ही पाठ्यक्रम तक होते हैं, संपूर्ण पाठ्यक्रम से संबंधित प्रश्न नहीं बन सकते हैं। तो यहाँ पर हम देखते हैं अब वस्तुनिष्ठ परीक्षा। वर्तमान समय में वस्तुनिष्ठ परीक्षणों का प्रयोग प्रत्येक विषय की नवीन परीक्षा प्रणाली के रूप में प्रचलित है। तो दोस्तों यहाँ पर अगर हम बात करें वस्तुनिष्ठ परीक्षण की, तो वर्तमान समय में जो वस्तुनिष्ठ परीक्षण हैं उनका प्रयोग विषय की नवीन परीक्षा प्रणाली के रूप में प्रचलित है।
इतिहास में भी इन परीक्षणों का प्रयोग अत्यधिक होने लगा है। तो दोस्तों अगर हम बात करें वस्तुनिष्ठ परीक्षाओं की, तो उसमें इतिहास में भी इन परीक्षाओं का प्रयोग होने लगा है। वस्तुनिष्ठ परीक्षण वह परीक्षण है जिसमें विभिन्न परीक्षक स्वतंत्रता पूर्वक कार्य करने के उपरांत अंकों के संबंध में एक ही निष्कर्ष तक पहुंचते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर हम देखते हैं वस्तुनिष्ठ परीक्षण। वर्तमान समय में वस्तुनिष्ठ परीक्षणों का प्रयोग प्रत्येक विषय की नवीन परीक्षा प्रणाली के रूप में प्रचलित है। इतिहास में भी इन परीक्षणों का प्रयोग अत्यधिक होने लगा है। तो दोस्तों जो वस्तुनिष्ठ परीक्षण होते हैं वो कहीं ना कहीं विषय की नवीन परीक्षा प्रणाली के रूप में प्रचलित हुए हैं, क्योंकि इसके माध्यम से मूल्यांकन करना थोड़ा सा आसान होता है। और अगर हम बात करें वस्तुनिष्ठ परीक्षण का, तो यह परीक्षण अब इतिहास में भी प्रयोग होने लगा है। वस्तुनिष्ठ परीक्षण वह परीक्षण है जिसमें विभिन्न परीक्षक स्वतंत्रता पूर्वक कार्य करने के उपरांत अंकों के संबंध में एक ही निष्कर्ष पर पहुंचते हैं। तो दोस्तों अब हम आगे देखते हैं। यहाँ पर हम देखते हैं शिक्षा शब्दकोश में वस्तुनिष्ठ परीक्षण के अर्थ को से स्पष्ट किया गया है। तो दोस्तों देखा जाए यहाँ पे वस्तुनिष्ठ परीक्षण साधारणतः सत्य असत्य उत्तर बहुसंख्यक चुनाव मिलान या पूरक प्रकार के प्रश्नों पर आधारित होते हैं, जिनका सही उत्तरों की तालिका के माध्यम से अंकन किया जाता है। यदि कोई उत्तर तालिका के विपरीत होता है तो उसे गलत माना जाता है। तो दोस्तों यहाँ पर अगर हम बात करें वस्तुनिष्ठ परीक्षण की, तो जो वस्तुनिष्ठ परीक्षण होता है वो सत्य असत्य और बहुत सारे उत्तर वाले होते हैं, जिसमें चुनाव और मिलान करता है और एक तरह से पूरक प्रकार के अलग अलग तरह के प्रश्न होते हैं, जिसमें छात्रों को सही उत्तर तालिका के माध्यम से अंकन किया जाता है। जो भी उत्तर सही होता है उसी के माध्यम से अंक प्रदान किया जाता है। यदि कोई उत्तर तालिका के विपरीत होता है तो उसे गलत माना जाता है। तो दोस्तों इस तरह के आपने क्वेश्चन देखे होंगे जिसमें वस्तुनिष्ठ के अंतर्गत सही गलत और साथ ही यहाँ पर जिसमें बहुत सारे ऑप्शन दिए होते हैं और उन ऑप्शन में से एक को चुनना होता है। और इसके अलावा जो मिलान वाले क्वेश्चन होते हैं वो भी वस्तुनिष्ठ के अंतर्गत आते हैं। तो इस तरह के जो क्वेश्चन होते हैं उसमें जो सही उत्तर होता है उसी पर ही अंक मिलते हैं और जो गलत आंसर होता है उस पर अंक नहीं मिलते हैं। अब यहाँ पर हम देखेंगे डगलस एवं हॉलैंड के अनुसार वस्तुनिष्ठ परीक्षणों का अभिप्राय अंक एवं स्तर प्राप्त करना है जो सापेक्षिक रूप से आत्मनिष्ठ तथ्यों से प्रभावित नहीं होते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर हम देखें डगलस और हॉलैंड के अनुसार क्या कह रहे हैं कि जो वस्तुनिष्ठ परीक्षण होते हैं उनका अभिप्राय अंक एवं उनके स्तर को प्राप्त करना है। जो अंक छात्र प्राप्त करते हैं और वो जो अंक प्राप्त कर रहे हैं वो किस स्तर तक का प्राप्त कर रहे हैं, वो किस कैटेगरी में रखे जा सकते हैं, यहाँ पे कह सकते हैं वो सापेक्षिक रूप से आत्मनिष्ठ तत्वों से प्रभावित नहीं होते हैं। तो कहीं ना कहीं वो जो छात्र होते हैं वो अपने बुद्धि और विवेक का प्रयोग करके अपने अंक को प्राप्त करते हैं और साथ ही यहाँ पर वो आत्मनिष्ठ तत्वों से प्रभावित नहीं होते हैं। आगे हम देखें इतिहास में वस्तुनिष्ठ परीक्षण निम्नलिखित तथ्यों की जांच के लिए तैयार किए जाते हैं। इसमें पहला है पठित ऐतिहासिक विषय वस्तु का ज्ञान, विभिन्न इतिहासकारों एवं उनकी कृतियों का ज्ञान, ऐतिहासिक शब्दावली एवं उनके उपयोग का ज्ञान, विभिन्न ऐतिहासिक तथ्यों एवं घटनाओं का ज्ञान। तो दोस्तों यहाँ पर हम देखें जो वस्तुनिष्ठ परीक्षण होते हैं उनके तथ्यों की जांच के लिए तैयार किए जाते हैं। इसमें पठित ऐतिहासिक विषय वस्तु का ज्ञान होना चाहिए और दूसरे नंबर पर विभिन्न इतिहासकारों उनकी कृतियों का भी ज्ञान होना चाहिए और तीसरे नंबर पर ऐतिहासिक शब्दावली और उनके उपयोग का भी ज्ञान होना चाहिए और विभिन्न तथ्यों और ऐतिहासिक तथ्यों घटनाओं का ज्ञान होना चाहिए। तो दोस्तों इस तरह से उसकी जांच करने के लिए जो जांच शिक्षक होते हैं, जो जांच करते हैं, निरीक्षक जिसे हम कह सकते हैं, उस जांच निरीक्षक के लिए ये सारी चीज़ें आवश्यक होती हैं कि उसे विषय वस्तु का भी ज्ञान होना चाहिए और जो भी इतिहासकार और उनकी कृतियाँ उनका भी ज्ञान होना चाहिए और शब्दावली में
जो भी ऐतिहासिक शब्दावली प्रयोग की गई है उसका भी ज्ञान होना चाहिए और साथ ही ऐतिहासिक तथ्यों एवं घटनाओं का भी ज्ञान होना चाहिए, तभी वो वस्तुनिष्ठ परीक्षण को सही ढंग से जांच कर सकते हैं। अब यहाँ पर हम देखें वस्तुनिष्ठ परीक्षण के प्रकार। वस्तुनिष्ठ परीक्षण मुख्यतः दो रूपों में विभाजित किए जा सकते हैं। यहाँ पर हम देखें वस्तुनिष्ठ परीक्षण के प्रकार। नंबर 1 पर है शिक्षक निर्मित वस्तुनिष्ठ परीक्षण और प्रमाणीकृत वस्तुनिष्ठ परीक्षण। तो दोस्तों यहाँ पर दो तरह के वस्तुनिष्ठ परीक्षण के प्रकार दिए गए हैं। एक शिक्षक के द्वारा निर्मित होते हैं वस्तुनिष्ठ परीक्षण और दूसरा प्रमाणीकृत वस्तुनिष्ठ परीक्षण। तो देखते हैं इसमें पहला शिक्षक निर्मित वस्तुनिष्ठ परीक्षण। ये परीक्षण शिक्षक द्वारा निर्मित होते हैं जिनमें सापेक्षिक रूप में आत्मनिष्ठ तत्वों से प्रभावित हुए बिना अंकन किया जाता है। शिक्षक निर्मित वस्तुनिष्ठ परीक्षण मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर आप देखेंगे जो शिक्षक के द्वारा निर्मित वस्तुनिष्ठ परीक्षण होते हैं उसमें सापेक्ष रूप से और आत्मनिष्ठ तत्व जो भी इन सब चीज़ों से कोई भी प्रभाव पर अंक नहीं पड़ता, इन सब का कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है अंक पर, बल्कि यहाँ पर निष्पक्ष होकर के अंक प्रदान करता है शिक्षक अगर छात्र के उत्तर सही हैं तो। अब यहाँ पर हमें देखना है शिक्षक निर्मित वस्तुनिष्ठ जो परीक्षण होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं। नंबर 1 है प्रत्यास्मरण परीक्षण और अभिज्ञान परीक्षण। तो देखते हैं यहाँ पर प्रत्यास्मरण परीक्षण क्या है। इसके अंतर्गत छात्रों को कुछ प्रश्न दिए जाते हैं जिसके उत्तर छात्र स्मरण करके देते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर प्रत्यास्मरण का मतलब क्या है, कुछ प्रश्न छात्रों को दिए जाते हैं उसके उत्तर छात्र याद करके देते हैं। इस जो उन्हें याद आता उसका उत्तर लिखते हैं। इसके द्वारा छात्रों की स्मरण शक्ति की जांच होती है। इनमें न केवल छात्रों की बुद्धि, तर्क एवं विचार शक्ति की अपितु तथ्यात्मक ज्ञान की भी परीक्षा होती है। तो यहाँ पर दोस्तों हम देखें जिन्हें हम कहते हैं अति लघुत्तरीय प्रश्न, ये प्रत्यास्मरण परीक्षण के अंतर्गत आते हैं, जिसमें जो क्वेश्चन होता है उसमें एक लाइन का आंसर रहता है और उसमें क्वेश्चन का आंसर छात्रों को याद करके देना होता है। उसमें उनके तर्क की शक्ति और विचार शक्ति और बुद्धि का जो भी उनके अंदर तथ्यात्मक ज्ञान रहता है उसको देखा जाता है। इसके दो उपभेद हैं। यहाँ पर देखेंगे हम सरल प्रत्यास्मरण परीक्षण और रिक्त स्थान पूर्ति प्रत्यास्मरण परीक्षण। तो दोस्तों यहाँ पर सरल प्रत्यास्मरण परीक्षण के बारे में और रिक्त स्थान पूर्ति परीक्षण के बारे में आगे देखते हैं। यहाँ पर हम देखें सरल प्रत्यास्मरण। इस परीक्षण के अंतर्गत प्रश्नों के उत्तर में केवल एक शब्द संख्या लिखनी होती है। प्रश्नों के उत्तर प्रश्नों के समक्ष प्रदत्त कोष्टक में लिखे होते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर हम देखें सरल प्रत्यास्मरण में क्या होता है, जो क्वेश्चन होते हैं उसके सामने कोष्टक में आंसर लिखे होते हैं, लेकिन उसमें से आपको चूज करके लिखना होता है क्योंकि वहाँ पर आपको क्लियर आंसर नहीं दिया रहता है, केवल एक शब्द या संख्या में लिखना पड़ता है आंसर, लेकिन वो आपको कोष्टक में दिए गए से ऑप्शन में से छांट के लिखना होता है। तो इसके गुण क्या होते हैं चलिए देख लेते हैं। यह साधारण प्रश्नों के समान होते हैं। इनकी रचना सरल एवं स्वाभाविक होती है। इनमें अनुमान की संभावना नहीं रहती है। इनमें पहचानने की अपेक्षा याद करना पड़ता है। जिसमें स्मरण शक्ति का विकास होता है, यह विवरण जांच के लिए उपयोगी होता है। तो दोस्तों यहाँ पर देखें इसमें संभावना करके छात्र उत्तर नहीं लिख सकते, बल्कि उन्हें इसका उत्तर याद होना चाहिए तभी वो लिख सकते हैं। इस सरल प्रत्यास्मरण के गुण हैं ये। अब हम देखते हैं दूसरे नंबर पर क्या है, प्रत्यास्मरण परीक्षा। दोस्तों यहाँ पर हम देखें शिक्षक निर्मित वस्तुनिष्ठ परीक्षण के अंतर्गत हमने देखा प्रत्यास्मरण परीक्षण और अभिज्ञान परीक्षण, और अब हम प्रत्यास्मरण परीक्षण के भी दो उपभेद है। उसमें सरल प्रत्यास्मरण परीक्षण देखा है और उसके गुण देखे हैं। अब हम देखते हैं रिक्त स्थान परीक्षण, रिक्त स्थान पूर्ति परीक्षण। इस प्रकार के परीक्षण में अपूर्ण कथनों वाक्यों को पूर्ण करते रिक्त स्थान की पूर्ति स्मरण सहायता से की जाती है। ये परीक्षण भी दो प्रकार के होते हैं।
एक स्थान पूरक परीक्षण इसमें और बहु रिक्त स्थान पूरक परीक्षण। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए हम लोग डिस्कस कर ले रहे हैं, बस आपको यहाँ पे जो मेन पॉइंट है वही आपको लर्न करना है। इसमें जब आप वस्तुनिष्ठ परीक्षण के प्रकार देखेंगे तो ये 2 प्रकार के होते हैं, और शिक्षक निर्मित वस्तुनिष्ठ परीक्षण, प्रमापीकृत वस्तुनिष्ठ परीक्षण। अब जब शिक्षक निर्मित वस्तुनिष्ठ परीक्षण भी 2 प्रकार के होंगे, प्रत्यास्मरण परीक्षण और अभिज्ञान परीक्षण। प्रत्यास्मरण परीक्षण भी 2 प्रकार के, सरल प्रत्यास्मरण परीक्षण और रिक्त स्थान पूर्ति परीक्षण। तो दोस्तों यहाँ पर हमने देखा कि इस जो यहाँ पर रिक्त स्थान परीक्षण है, इसमें भी जो अपूर्ण कथन होंगे और वाक्यों को पूर्ण करते हैं, ऐसे कथन होंगे जो वाक्यों को पूर्ण करते हैं, उसमें भरना है, एक वर्ड भरना है जो कि वाक्य को पूरा करे। और ये जो रिक्त स्थान पूरा किया जाता है वो स्मरण की सहायता से पूरा किया जाता है, क्योंकि उसमें रिक्त स्थान जो वर्ड भरने के लिए रहता है वो सामने नहीं दिखा रहता है, उसमें छात्र याद करके ही उस वर्ड को भर सकते हैं। अब हम देखेंगे जो रिक्त स्थान पूर्ति परीक्षण होता है वो भी 2 प्रकार का होता है, एक स्थान पूरक परीक्षण, बहु स्थान पूरक परीक्षण। ये सारी चीज़ें दोस्तों आप जानते हैं, बस इसको केवल इसके पॉइंट आप एक बार लर्न कर लेंगे। ये सारी चीज़ें तो आप डिटेल में लिख ही लेंगे, क्योंकि यहाँ पर हम डिस्कस कर ही ले रहे हैं। तो एक स्थान पूरक परीक्षण में केवल एक स्थान भरना रहता है, रिक्त स्थानों की पूर्ति करो, ये सारी चीज़ें तो आप बहुत पहले से पढ़ते आ रहे हैं। तो और बहु स्थान पूरक में 2-3 स्थान पे फिलअप करना रहता है। तो दोस्तों यहाँ पर इसके गुण हम देख लेते हैं। इन परीक्षणों से छात्रों में पुनः स्मरण करने की प्रवृत्ति का विकास होता है। ये परीक्षण नाम, दिनांक, प्रत्ययों की पहचान आज से मूल्यांकन के लिए, यहाँ पर हम देखें, परीक्षणों से छात्रों में पुनः स्मरण करने की प्रवृत्ति का विकास होता है। ये परीक्षण नाम, दिनांक, प्रत्ययों की पहचान आदि से मूल्यांकन के लिए उत्तम है। इन परीक्षणों में रटने की प्रवृत्ति को प्रोत्साहन नहीं मिलता है, इसके द्वारा अधिक ऐतिहासिक तथ्यों की जांच संभव है। तो दोस्तों इसके गुण क्या हैं कि इसमें बालक को रटना नहीं है, बल्कि उनकी, यहाँ पर हम देखें, समझना है छात्रों को, रटना नहीं है, और इसके द्वारा ऐतिहासिक तथ्यों की जांच भी संभव है। तो दोस्तों इसके अलावा अब हम देखते हैं नेक्स्ट, जब हम वस्तुनिष्ठ परीक्षण के प्रकार पढ़ रहे थे तो उसमें शिक्षक निर्मित वस्तुनिष्ठ परीक्षण था, जिसके अंतर्गत अभी तक हमने देखा। अब हम देखेंगे प्रमापीकृत वस्तुनिष्ठ परीक्षण नंबर 2 पे। तो यहाँ पर प्रमापीकृत वस्तुनिष्ठ परीक्षण देखते हैं। ये परीक्षण विशेषज्ञों द्वारा तैयार किए जाते हैं तथा इन्हें विभिन्न परिस्थितियों में उपयोग करके प्रमाणित बना लिया जाता है। यहाँ पर हम देखें जो प्रमापीकृत वस्तुनिष्ठ परीक्षण होते हैं ये विशेषज्ञों द्वारा तैयार किए जाते हैं और इन्हें विभिन्न परिस्थितियों में उपयोग करके इनको प्रमाणित बनाया जाता है। शिक्षा शब्दकोश में प्रमापीकृत परीक्षण का अर्थ निम्न प्रकार से स्पष्ट किया गया। प्रमापीकृत परीक्षण एक परीक्षण है जिसके लिए विषय वस्तु अनुभव से चुनी या जांची गई हो, जिसके लिए मानक स्थापित किए गए हों और जिसके लिए प्रशासन एवं अंकन की एक समान रीतियों का विकास किया गया और जिनका अंकन सापेक्षतः वस्तुनिष्ठ की उच्च मात्रा से हो सके। तो दोस्तों यहाँ पर हम बात करें, ये जो प्रमापीकृत वस्तुनिष्ठ परीक्षण होते हैं ये कहीं ना कहीं इनका जो परीक्षण होता है इसके लिए विषय वस्तु अनुभव से चुनी जांची परखी गई होती है और साथ ही यहाँ पर हम बात करें इसके लिए जो मानक स्थापित किए गए होते हैं और इसके लिए प्रशासन एवं अंकन की एक समान रीति का विकास भी किया जाता है। तो ऐसा नहीं है कि यहाँ पर शिक्षक के माध्यम से सारे क्वेश्चन बन गए और क्वेश्चन पेपर से ही सब कुछ होता है, लेकिन यहाँ पर आपको ऐसा नहीं है। यहाँ पर जो भी क्वेश्चन पेपर बनेंगे वो विशेषज्ञों के मानक के आधार पर बनेंगे और ये प्रशासन के माध्यम से अंकन का एक समान रीति का विकास किया गया होगा जिसका अंकन सापेक्षता वस्तुनिष्ठता की उच्च मात्रा से हो सके। तो दोस्तों यहाँ पर इस तरह से जिसका अंकन जो होगा, जिसका अंक जो मिलेगा वो एक तरह से सही ढंग से वस्तुनिष्ठता की उच्च मात्रा से हो सकेगा। तो दोस्तों यहाँ पर हमने देखा कि निबंधात्मक परीक्षण के गुण और निबंधात्मक परीक्षण के दोष,
इसके अंतर्गत हमने देखा वस्तुनिष्ठ परीक्षण भी। वस्तुनिष्ठ परीक्षण के अंतर्गत हमने देखा कि वस्तुनिष्ठ परीक्षण 2 प्रकार के होते हैं, शिक्षक निर्मित वस्तुनिष्ठ परीक्षण और प्रमापीकृत वस्तुनिष्ठ परीक्षण। और उसमें भी हमने देखा कि शिक्षक निर्मित जो वस्तुनिष्ठ परीक्षण होते हैं वो 2 प्रकार के होते हैं, प्रत्यास्मरण परीक्षण और अभिज्ञान परीक्षण। प्रत्यास्मरण भी 2 प्रकार के थे, सरल प्रत्यास्मरण परीक्षण और रिक्त स्थान पूर्ति परीक्षण। और ये रिक्त स्थान पूर्ति भी यहाँ पर हम देखेंगे 2 प्रकार से, एक स्थान पूरक परीक्षण और बहुस्थान पूरक परीक्षण। तो ये आपके यहाँ पर हमने देखा जो वस्तुनिष्ठ परीक्षण के प्रकार थे, जिसमें हमने देखा था कि शिक्षक निर्मित और प्रमापीकृत। तो शिक्षक निर्मित के अंतर्गत हमने बहुत सारी चीज़ें देखी, और प्रमापीकृत वस्तुनिष्ठ परीक्षण में क्या है कि जो भी वस्तुनिष्ठ परीक्षण तैयार किए जाते हैं वो एक विशेषज्ञों के माध्यम से उसको मानक के आधार पर तैयार किया जाता है, और उसमें प्रशासन के माध्यम से अंकन की समान व्यवस्था होती है, समान रीति होती है। तो दोस्तों आशा करती हूँ कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा होगा तो एक लाइक करिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन बटन को ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा, जिससे हमारे सभी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो हमसे जुड़ने के लिए थैंक यू सो मच। जय हिंद।